हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन कि हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम फिगर के माध्यम से समझा करके आपको आंसर कराने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और भी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास से बताएं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आता है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं कि ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, और इस पर कोई एक किरण पड़ रही है। मान लीजिए आपका कोई किरण पड़ रही है, ठीक है, तो इस किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। देखिए यहाँ पे जब ये पड़ेगी आपतित किरणें, तो इसका परावर्तित किरणें केवल और केवल एक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? एक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? एक। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका क्या है? समतल दर्पण है और इस पर लंबवत पड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है, लंबवत पड़ रहा है, कोई आपतित किरण हो रही है, इस पर लंबवत पड़ रही है। तो इसका परावर्तित किरण क्या होगी? तो ये जो परावर्तित किरण होगी पुनः इसी पथ पर लौट जाएगा, यानी लंबवत ही होगा। ये समतल दर्पण का गुण है कि आप जब लंबवत प्रकाश की किरण को डालेंगे तो ये लंबवत प्रकाश की परावर्तित किरणें ही बनेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पुनः उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, या इसको कहते हैं कि लंबवत परावर्तित होती है। क्या इसको बोलेंगे? लंबवत परावर्तित होती है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अभिलंब आपतन की बात किया गया है, तो अभिलंब आपतन मतलब कितना इसका मान होगा कोण का। देखिए ये आपका क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है और इसमें ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये आपका अभिलंब है और अभिलंब कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि समतल दर्पण पर आपतन के लिए, तो आपतन यानी आपतित किरण जब पड़ेगी इस पे, तो आपतित किरण जब इसी पर पड़ेगी तो यहाँ पे परावर्तन कोण का जो मान होगा इसी पथ पे न चला जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि कितना होगा? 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 2 नियम है। चलिए दोनों के बारे में हम आपको यहाँ से बता देते हैं बोल करके। फर्स्ट नियम वो है जिसमें कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये फर्स्ट नियम है। सेकेंड नियम में क्या कहता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। ये प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? यू से। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, यानी यू और वी में क्या संबंध है। तो देखिए समतल दर्पण जब होता है तो इसमें आप वस्तु को जितना दूर रखेंगे प्रतिबिंब इसका उतना ही दूर बनता है, यानी आप कह सकते हैं कि u बराबर क्या होगा? v, यानी वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। यही इसका संबंध है। हमने लिखा भी है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि u बराबर v, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कहा गया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऐसे तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी है। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, फिर उसके बाद परवलयीय दर्पण, ठीक है, फिर उसके बाद समतल दर्पण। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका उत्तल दर्पण होता है और एक आपका अवतल दर्पण होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे दोनों का नाम कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या लिखा जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, जिसमें पूछा गया है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन होगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। अब चलिए फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये इसका क्या है, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, और यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अब इस वक्रता केंद्र को इस ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका दो नाम है, ध्यान रखिएगा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अभी हमने आपको अवतल दर्पण यहाँ पे बना के दिखाया था, फिर से दिखा रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश के किरण जाएगा। ठीक है, या इसके निकटवर्ती से कोई जाएगा, मान लीजिए ये 2 जा रहा है, तो ये दर्पण पर जैसे पड़ेगा तो क्या करेगा, टकराएगा, और टकरा करके ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये जिस बिंदु पर यहाँ पे फोकसित करेगा या जिस बिंदु पर यह अभिसारित होगा वही इसका फोकस कहलाता है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखिए जो जो किरण है ये सब इसी बिंदु पर आकर क्या होगा, अभिसरित होगा, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फोकस को किस चीज से डिनोट करते हैं या किस सिंबल से इसको लिखते हैं, तो हम लोग इसे एफ से लिखते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यानी एफ और आर में क्या रिलेशन है। तो हमने आपको बताया है कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कहने का मतलब कि जो त्रिज्या है, ठीक है, जो फोकस है वो फोकस है त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या जो होगा, वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस का दुगनी होगा। फोकस का क्या होगा, दुगनी होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसका फटाफट से जवाब दे सकें। हमने यहाँ लिखा भी है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस की दुगनी होती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ध्यान रखना है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देना है और आवर्धित देना, बड़ा देना है। आपने पढ़ा है कि जो उत्तल दर्पण है किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब देता है, तो अब यहाँ पे वस्तु का सीधा भी चाहिए, आवर्धित का मतलब बड़ा भी चाहिए, तो ये कौन सा दर्पण होगा, ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर रखने पर, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ होगी जब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा और आवर्धित होगा, यानी बड़ा होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, तभी आपको याद हो पाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपका याद है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो वस्तु का स्थान होना चाहिए वो ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त करना है तो इसका जो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए वो ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप इसको फिगर से भी ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, फिगर से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको फिगर बनाकर ही दिखा देते हैं। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। ठीक है, जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव कहाँ होता है, यहाँ होता है P, और फोकस मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो जब हम इसके बीच में कोई वस्तु को रखेंगे, ठीक है, जब हम इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु को रखते हैं, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण नीचे जाएगा
तो एक तो यहाँ से ऐसे टकराएगा, ठीक है, और टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक वक्रता केंद्र से निकलेगा यहाँ से, तो इसको भी ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा स्केल से आप लोग खींचिएगा तो ऐसे जाएगा, और ये टकरा करके पुनः इसी पथ पे आ जाएगा। तो इधर तो ये कभी मिल नहीं रहा है, तो जब इसको हम लोग बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तब इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे। और ये क्या होगा, वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु से ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और ये भी जैसा वस्तु सीधा था वैसा ही वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सा दर्पण में कहाँ पे रखेंगे, तो दर्पण में हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। यानी कहने का मतलब, अब वस्तु को, ठीक है, अब वस्तु को हम लोग सी पर रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो देखिए जब इस पे हम रखेंगे तो इस तरीके का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक तो आपका ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे एक यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो यानी जितना बड़ा वस्तु होगा थोड़ा सा और ये स्केल से आप मिलाइएगा तो इसके सामने ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु बनेगा, यानी इसी पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु जब ऐसे रहेगा तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है, वास्तविक बनाएगा। और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा वक्रता केंद्र पर ही, लेकिन ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें कहा है कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए। तो देखिए अवतल दर्पण में, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो भी बिंदु या जिस भी बिंदु का मान दर्पण के बाईं ओर है तो वो ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जो भी दर्पण के दाईं ओर है तो हम इसको बोलते हैं कि ये आपका धनात्मक होगा। तो अब यहाँ पे वस्तु दूरी की बात किया है तो वस्तु को आप रखेंगे दर्पण के सामने ही, ये तो नहीं कि दर्पण के पीछे रखेंगे। तो दर्पण के जब सामने रखेंगे तो u का मान क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ऋणात्मक होगा। राइट आंसर हमने लिखा है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन आता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे f का मान दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद u का मान दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। और आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण में u और f दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे दोनों में आपको ऋणात्मक चिन्ह लगाना है। अब आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो हमको यहाँ से 1/v निकालना है, तो आप यहाँ से इजिली निकालेंगे फॉर्मूला के माध्यम से। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि क्या इसका जवाब होगा। हमने यहाँ पे सारी चीज को बता दिया है, आपको सिर्फ यहाँ से v का मान निकाल करके बताना है, ठीक है। आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर v का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है, v का मान पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या होगा, दर्पण के दाईं ओर बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। अगर v का मान निगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बन रहा है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे हमने कवर कराया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का हो या वस्तु के आकार के बराबर हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव पर, ठीक है। वक्रता केंद्र पर जब आप रखेंगे किसी वस्तु को अवतल दर्पण में तो ये वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा, ध्रुव पर नहीं, गलती यहाँ से टाइप हो गया है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर हमने समझा भी रखा है कि ये आपका कोई अवतल दर्पण है और ये आपका वक्रता केंद्र C है, और यहाँ पे कोई आप वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इसके सामने ही जस्ट अपोजिट बनेगा, लेकिन ये उल्टा बनता है, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा
उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब केवल और केवल आपका उत्तल दर्पण में बनता है। कौन से दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। चाहे आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, एक केवल वस्तु का काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है। तो इस वजह से ये वस्तु का वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर है। तो यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो जाहिर सी बात है कि ये आपका उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में F का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। F का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे F का मान पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये वस्तु ये जो दर्पण है वो आपका अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा क्या होगी? तो ये आपका होगा कि प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। यानी आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है H2/H1 होता है या -v/u होता है। H2 क्या है? तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और H1 क्या है? तो ये वस्तु की ऊंचाई है। तो आप लोग इसको फॉर्मूला को भी लिख लीजिए, ध्यान में रखना भी है। और एक क्वेश्चन में तो रिपीट होता ही होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि m का जो ऋणात्मक मान है वो क्या बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि m का जो ऋणात्मक मान है वो बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। यानी अगर वस्तु आपका सीधा है तो प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा। ये m का ऋणात्मक मान बताता है। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि m का मान अगर 1 से कम है या ऋणात्मक है, ठीक है, m का मान ऋणात्मक है, तो ये प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बनेगा? तो आप कहेंगे कि वस्तु से ये हमेशा छोटा ही बनता है। वस्तु से हमेशा क्या बनता है? छोटा। अगर m का मान +1 है, m का मान जो है +1 के बराबर है, तो आप कहते हैं कि या आपको याद रखना है कि ये वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और अगर m का मान 1 से ज्यादा है, 1 से क्या है? ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप बताएंगे कि वस्तु जो है वो प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा। सॉरी, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई गोलीय दर्पण है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या यानी r का मान जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी f बराबर पूछा है। तो हमने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था कि f बराबर जो होता है वो r/2 होता है। यानी 20/2 कट करके आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखिए। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग आप जनरली देखते होंगे, गाड़ी के जो ड्राइवर होता है उसके बगल में एक दर्पण लगा हुआ होता है, एक शीशा लगा होता है जो किसी वस्तु को देखने के काम में आता है। जो कोई वस्तु पीछे से आ रही है उसको देखने में वो यूज करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइड मिरर के रूप में। किसके साइड मिरर? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 आता है जिसमें पूछा गया है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, एफ निकालना है, आर का मान दिया है 32, ठीक है, एफ बराबर क्या होगा? तो एफ बराबर अभी आपको बताए r/2 यानी 32/2 कट करके आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे जिसमें पूछा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ध्यान में रखिए कि आपका कोई दर्पण है, ठीक है, ये आपका कोई दर्पण है, और जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बने तो इसको हम लोग डॉट डॉट से मिलाएं, ठीक है, डॉट डॉट से मिलाएं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो रेखा इस पे जा रही है और एक रेखा और इस पे जा रही है, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा डॉट डॉट से, यानी इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, तो इसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें कहा है कि समतल दर्पण में m बराबर +1 का अर्थ क्या है। तो m बराबर +1 का अर्थ क्या होता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें कहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किस दिशा में परावर्तित होगी। तो चलिए हम यहाँ पे एक कोई गोलीय दर्पण ले लेते हैं, और गोलीय दर्पण में हम यहाँ पे अवतल दर्पण को ले रहे हैं। ये आपका प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र C है। और मान लीजिए कोई किरण ACB, मान लीजिए यहाँ पे आपका B हो गया, ये आपका C है। तो ACB जब आप इस दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या होगी कि इसी पथ पर पुनः क्या होगी, लौट जाएगी। इसका कोई परावर्तित किरण इधर नहीं बनेगी। तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा, पुनः उसी दिशा में परावर्तित होगी जिस दिशा से आपतित हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये आपतित हो रही थी तो पुनः इसी दिशा में क्या हो गई, ये लौट गई। तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 27, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इसमें कहा गया है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखिए, यानी अवतल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए हमने लिखा है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में हम लोग दाढ़ी बनाने में आईना के रूप में करते हैं, और सेकंड गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में करते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो छोटा वस्तु बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है, ये अवतल दर्पण का गुण है। और यही रीजन है कि जब दाढ़ी वाले जो सैलून में दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, वो छोटा छोटा बाल को उनको बड़ा दिखाई देता है, जिससे वो आसानी से उसे काट देते हैं। लेकिन जनरली आप लोग जो सैलून में देखते हैं वहां पे इस तरीके का दर्पण नहीं यूज किया जाता है। अच्छे सैलून में जो पढ़े लिखे सैलून वाले हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।